नमस्कार। आज के वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं बंदर से इंसान बनने की कहानी। ये ऐसी कहानी है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। यह ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग में पड़ा रहता है और हम बंदरों को घूर घूर के देखते हैं कि आखिर हम बंदर से इंसान कैसे बन गए। बेहद सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यह प्रक्रिया तो आप अपनी आंखों के सामने घटित होते अक्सर देखते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है और घुटने के बल चलना शुरू करता है तो वो 4 पैरों पर चलता है। इसको चौपाया या चतुष्पादी या अंग्रेजी में क्वाड्रूपेडल मोशन कहते हैं। यानी वो अपने 4 पैरों का सहारा लेकर चलता है। धीरे धीरे वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है और फिर 2 पैरों पर उसको दौड़ना भागना भी आ जाता है। तो बंदर से इंसान बनने की कहानी का जो पहला पड़ाव है यही है कि हम 4 पैरों से 2 पैरों पर चलने लग गए। अब बंदर 4 पैरों से 2 पैरों पे क्यों चलने लग गए, इससे एक और कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल एक जमाना हुआ करता था जब बंदर पेड़ों पे रहते थे, वृक्षीय जीवन होता था या उनके जीवन को आर्बोरियल लाइफ कहते थे। पेड़ ही उनका संसार थे। लेकिन धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगा, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं, उनकी आबादी बढ़ने लगी, तो वो पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहने और चलने के लिए मजबूर होने लगे। अब उस जमाने में ऊंची ऊंची घास होती थी, तो इस ऊंची ऊंची घास में कुछ समय तो वो 4 पैरों पर चलते थे, फिर उन्हें अपने 2 पैरों पर खड़े होकर के उस घास के ऊपर से अपने आसपास देखना पड़ता था, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। जरा फर्ज करिए कि जंगल में एक निहत्थे इंसान की औकात क्या है, कुछ भी नहीं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप जंगल से जा रहे हैं और अगर एक शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसका जवाब होता है मैं क्या करूंगा, जो कुछ करेगा शेर करेगा। तो इसका मतलब है कि बिना हथियारों के, बिना औजारों के जब यह बंदर जमीन पर चलना शुरू किया इन्होंने, तो इनको कितने तरीके के खतरों का सामना करना पड़ता था। अब यहां से धीरे धीरे जब वो ज्यादा से ज्यादा उचक कर चलने लगे या उस घास की जो ऊंचाई थी उसके ऊपर उठ करके देखने की कोशिशें करने लगे, तो उनकी हड्डियों में परिवर्तन होने लगा। और ये पहला शारीरिक परिवर्तन है, एनाटॉमिकल चेंज है, जो हमें बंदर से इंसान बनाने की ओर ले जाता है। हमारी जो जांग की हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, यानी फीमर हड्डी, उसमें परिवर्तन होने लगा। हमारे घुटनों में परिवर्तन होने लगा, हमारे पैर के पंजों में परिवर्तन होने लगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी कमर की इस बड़ी वाली हड्डी जिसे कूल्हा कहते हैं या जिसे पेल्विक गर्डिल कहते हैं, उसमें होने लगा। आपने कभी किसी गोरिल्ला, किसी चिंपैंजी की हड्डियों को देखा हो तो हमेशा वो सी शेप में होते हैं, यानी कि उनकी फीमर यानी जांघ की हड्डी और उनकी कमर की हड्डी से होते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी को अगर आप एक ऐसे रखकर देखने की कोशिश करें तो वो अंग्रेजी का सी बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके उलट अगर आप एक मनुष्य की फीमर की हड्डी यानी जांघ की हड्डी, उसके कूल्हे को और उसकी रीढ़ की हड्डी को एक साथ देखेंगे तो वो एक एस बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। यही वो परिवर्तन है जिसने हमारा इरेक्टेड पोस्चर यानी हमको 2 पैरों पर खड़े रहकर आगे बढ़ना, चलना और दौड़ना तक सिखाया। अब कमर की हड्डी से संबंधित जो परिवर्तन है उसको किसी दूसरे वीडियो में कुछ दिलचस्प और बातों के साथ आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारी कमर हमारे पूर्वजों की तुलना में पतली होने लगी और उसके बाद आधुनिक समाज में पतली कमर पे गाने भी बनाए जाने लगे। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि हमारी जो बुद्धि है उसका आकार बढ़ने लगा, उसके साइज में परिवर्तन हुए और साइज में परिवर्तन के साथ साथ उसकी क्षमता में भी परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि पहले बंदर एक सरल जीवन जी रहे थे, पेड़ों का जीवन था और पेड़ों के ऊपर उन्हें उतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा था जितना उन्हें जमीन पर उतरकर करना पड़ा। यानी अब इस बंदर को या बंदर से मनुष्य बनने वाले जीव को अपनी बुद्धि का प्रयोग बढ़ाना पड़ रहा है और बुद्धि का प्रयोग बढ़ाने को हम उसकी एडेप्टिव स्ट्रेटजीज कहते हैं। यानी कि मनुष्य ने यह सीख लिया कि जो वो भी हमारे आसपास चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
क्योंकि हम उतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना कि जंगल के अन्य जीव कर सकते हैं। तो इन एडेप्टिव स्ट्रेटजीज की वजह से हमारी बुद्धि का विकास हुआ और हमारी बुद्धि की वजह से इन एडेप्टिव स्ट्रेटजीज का जन्म हुआ। तो ये दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी बुद्धि का आकार और उसकी क्षमता बढ़ने लगे। अगर हमारे पास हमारे हथियार या औजार ना हो तो हम जंगल में या किसी भी विपत्ति के समय अपने आप को कितना कमजोर महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि हमें पता है कि शारीरिक क्षमता के मामले में मनुष्य किसी भी दूसरे जीव की तुलना में कमजोर होते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो एक छोटे से कुत्ते से घबरा करके भागने लग जाएंगे। आपने कभी कभी छिपकली से डरने वाले लोगों को भी देखा होगा। तो ऐसा मनुष्य जंगल में बहुत दिनों तक ताकत के बल पर सरवाइव नहीं कर सकता था। तो बुद्धि का जो विकास हुआ, उस बुद्धि के विकास के क्रम में कुछ परिवर्तन होने लगे। हमारी जरूरतें अब बदल रही थीं। आपने किसी गोरिल्ला को देखा होगा, इसका यह हिस्सा काफी बड़ा होता है और यह जो जिसे हम स्नाउट या थूथुन कहते हैं वो भी काफी बड़ा होता है। अब इतने बड़े स्नाउट या थूथुन को, इतने बड़े बड़े कैनाइन टीथ को, दांतों को और इतने बड़े स्कल को या खोपड़ी को संभालने के लिए बहुत मजबूत और बड़ी हड्डियों की जरूरत होती है। लेकिन जब हमारे दांतों की जरूरत बदलने लगी और जैसे ही हमारी जरूरतें बदली तो हमारा जबड़ा सिमटने लगा, सपाट होने लगा। ये जो स्नाउट या थूथुन का इलाका था वो भी सपाट होने लग गया, यानी हमारा माथा या हमारा मस्तक अब ज्यादा सपाट था। हड्डी पतली हो गई। जब हड्डी पतली हो गई तो हमारे इस जबड़े के हिस्से को संभालने के लिए किसी भारी हड्डी की जरूरत नहीं रह गई, किसी मोटी हड्डी की और बड़ी हड्डी की जरूरत नहीं रह गई। तो धीरे धीरे हमारा आज जैसा चेहरा बनना शुरू हो गया और हमारे सिर के भीतर, हमारी खोपड़ी के भीतर एक जो स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस ने हमारे ब्रेन साइज को बढ़ा दिया। ये दूसरी ऐसी चीज थी जो हमें बंदर से मनुष्य बनने की ओर आगे ले जाने वाली थी। अब दिमाग का विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप सब इसका उत्तर जानते हैं। अगर आप किसी घोड़े को देखें, घोड़े का बच्चा 1 से 1.5 साल के अंदर दौड़ना सीख जाता है, सवारी को ढोना सीख जाता है। एक बैल बहुत जल्दी खेतों की जुताई करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन उसी उम्र के अगर आप किसी मनुष्य के बच्चे को देखिए तो वो अपने घुटनों के बल चल रहा होता है। उसको अपने माता पिता और अपने परिवार के संरक्षण की जरूरत होती है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। वह न सिर्फ अपने आस पड़ोस से बहुत सारी चीजें सीखता है, वह भाषा भी सीखता है, वह विज्ञान भी सीखता है, वह कला भी सीखता है और तमाम तरीके के कौशल भी सीखता है। तो यानी आपके पास बुद्धि होने की जरूरत है। आप मनुष्य का सारा काम बुद्धि के सहारे चल रहा है, इसलिए बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है। हर देश में वयस्क होने की एक उम्र होती है, 16 साल 18 साल से 21 साल तक, बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन वयस्क होने की एक उम्र जरूर होगी। क्यों? तब यह माना जाता है कि मनुष्य का बच्चा अब वयस्क हो गया। और शायद दुनिया में वयस्क होने की इतनी ज्यादा उम्र किसी दूसरे जीव की नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि के सहारे ही मनुष्य बने हैं और पूरी दुनिया पर आज हम सबसे खूंखार जानवर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी मैंने आपको समझा दी। अब जरा इसको थोड़ा सा कठिन करके समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि आखिर बंदर से मनुष्य बनने की यह प्रक्रिया कितने साल पहले शुरू हुई? 1000 साल, लाख साल, लाखों साल या करोड़ों में? तो मैं आपको बताऊं कि यह कहानी तकरीबन 6.5 से लेकर 8 करोड़ साल पहले शुरू हुई। जो स्तनधारी जीव थे, उन स्तनधारी जीवों के भीतर अलग अलग ऑर्डर हुआ करते थे। 17 ऑर्डर्स के अंदर एक ऑर्डर था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स बाकी जीवों से अलग हो गए और धीरे धीरे इनके अंदर बहुत तरीके के विकास हुए और विकास के इसी क्रम में जो अफ्रीकन एप या जिसे पुरानी दुनिया के बंदर कहते हैं, उनका जन्म हुआ। पुरानी दुनिया के इन बंदरों के बारे में आप जानते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला और एशिया में ओरांगुटान, ये सब
ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं और फिर बाद में न्यू वर्ल्ड मंकीज बनने लगे। उसके बाद तकरीबन 2 करोड़ साल के आसपास एप्स का विकास हुआ और एप्स के विकास के बाद इनकी 2 शाखाएं बट गईं। एक शाखा अफ्रीका में रही और दूसरी शाखा एशिया में आ गई। एशिया में आने वाली शाखा को रामापिथेकस कहते हैं। अब रामापिथेकस में रामा क्या है इसके बारे में वैज्ञानिक ठीक ढंग से नहीं बता सकते, लेकिन रामा और पिथेकस, पिथेकस यानी यूनानी भाषा में बंदर या एप। तो रामापिथेकस की यह शाखा एशिया के कई इलाकों में आकर बस गई और हमारे अपने देश यानी भारत में भी शिवालिक पहाड़ियों के भीतर रामापिथेकस के अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन तकरीबन 80 लाख साल पहले रामापिथेकस विलुप्त हो गए और केवल बचे अफ्रीकन एप्स। तकरीबन 70 साल पहले उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। तकरीबन 25 साल पहले उन्होंने औजार बनाना सीखा। तकरीबन 30 लाख साल पहले से उनके दिमाग का विकास होने लगा। अब इन सारे विकासों के बाद आइए बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली ज्ञात मां यानी माता। अफ्रीका के इथियोपिया में एक जगह से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के एक वानर की एक मादा के अवशेष मिले। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मां कहते हैं। वैज्ञानिकों ने उसका बड़ा प्यारा सा नाम दिया, लूसी। ये बीटल्स नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध बैंड होता था और उसका एक गीत था, लूसी नाम वहां से लिया गया। लूसी तक आते आते जो बाइपेडलिज्म है या 2 पैरों पर चलने की प्रक्रिया है वो काफी कुछ विकसित होने लगी थी और दिमाग का आकार भी पुराने बंदरों से काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसका थूथुन थोड़ा सा छोटा हो गया था, दांत हल्के हो गए थे, माथा थोड़ा सा अधिक सपाट हो गया था। इसके बाद जेनस होमो के नए प्रजाति के जीव सामने आने लगे। ये एक तरह से इसी पूरी विकास की गति का हिस्सा थे, उसी उद्भव की प्रक्रिया का उत्पाद थे। 20 लाख साल पहले होमो हैबिलस का जो दिमाग था वो 800 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर तक बड़ा हो चुका था। लूसी के दिमाग की तुलना में होमो हैबिलस का दिमाग लगभग 2 गुना बड़ा हो चुका था। दिमाग के बड़े होने का क्या अर्थ है? यानी अब बंदर से मानव बनने की इस प्रक्रिया में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाना संभव था, हथियार बनाना संभव था, औजार बनाना संभव था और ये वो पहले लोग थे जिन्होंने आग को जलाना सीखा। आग को जलाना एक चीज है और आग को नियंत्रित करना दूसरी चीज है। आग को हमने जला दिया लेकिन हमें पता नहीं है कि आग कितने इलाके तक सीमित रहेगी। हो सकता है कि आग लग जाए और लेने के देने भी पड़ जाए। दूसरी चीज कि होमो हैबिलिस औजार बनाने में बेहद कुशल होने लगे। इसके बाद होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब इरेक्टेड, खड़ा, सीधा तना हुआ खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसे कहा गया होमो इरेक्टस। अब 800 सीसी यानी होमो हैबिलस के दिमाग की तुलना में होमो इरेक्टस का दिमाग 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो गया। यानी मनुष्य की क्षमता और मनुष्य की दिमागी क्षमता में तेजी से विकास होने लगा। होमो इरेक्टस ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने अपना खाना बनाकर खाया, पकाकर खाया। यानी अब वो कच्चा मांस नहीं खा रहे थे, अब उस कच्चे मांस को वो आग में पकाकर खा रहे थे। और क्यों? आग को आखिर क्यों पका सके? क्योंकि उन्होंने आग को नियंत्रित भी करना सीख लिया। होमो हैबिलिस ने आग जलाना सीखा और उसका अगला पड़ाव था आग को नियंत्रित करना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जंगल में आग लगी हो और आप अपनी पतीली पे बिरयानी पका रहे हो। इसलिए आपको एक चूल्हे में आग को रोकना पड़ेगा ताकि आप उसके ऊपर अपनी पतीली चढ़ाएं। तो होमो इरेक्टस को यह पता था कि कम आग कैसे जलाई जा सकती है और ज्यादा आग कैसे जलाई जा सकती है। तो यह एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जब हम मानव बनने की ओर अग्रसर होने लग गए। और यह प्रक्रिया घटित हुई तकरीबन 17 लाख से 75,000 साल पहले। धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन होने लगा, यानी लंबी दूरी तय करने लगे। और यह माइग्रेशन कितने किलोमीटर का होता होगा जरा अंदाजा लगाइए। एक बार में जब ये इनमें से कोई प्रजाति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी
तो उसकी स्पीड क्या हुआ करती थी? एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, तकरीबन 20 किलोमीटर पर जनरेशन, यानी एक पूरी पीढ़ी कुल मिलाकर के 20 किलोमीटर चल पाती थी। घने जंगल थे, आज की तरह उनके पास कोई नक्शा, कोई कंपास नहीं होता था कि उन्हें कहां जाना हो या पता हो। इस वजह से वो बहुत धीमी गति से माइग्रेट कर पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। अब अगर हम सोचें तो अफ्रीका से चाइना या इंडिया आने वाले लोगों को तकरीबन 20,000 साल तो लग ही गए होंगे। अब इसके बाद कुछ समय के लिए निएंडरथल और हम यानी आज के मनुष्य होमोसेपियंस अपने अपने समानांतर विकसित होते रहे। निएंडरथलेंसिस या निएंडरथल जो होमोसेपियंस के बहुत करीब थे, उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे हथियार बनाने शुरू कर दिए, जैसे चाकू या भाला। ये नई तरीके की खोजें थीं। कभी कभी हमें लगता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, तो हमें लगता है कि नए नए लेटेस्ट मोबाइल फोन से विज्ञान प्रौद्योगिकी है। नहीं, ये जो चाकू और भाला बनाना, दुनिया का सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी, ये सबसे बड़े आविष्कार है। आग सबसे बड़ा आविष्कार है, और यही वो आविष्कार हैं जो हमें धीरे धीरे मानव बनने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अब आखिरकार तकरीबन 30 से 40 हजार साल पहले लगभग बाकी सभी प्रजातियां विलुप्त हो गईं, निएंडरथल भी विलुप्त हो गए, और बाकी बचे हम यानी होमोसेपियंस, जिनके दिमाग का आकार पहले के किसी भी जीव की तुलना में कहीं बड़ा था, 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब हम एक जटिल समाज का निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ चुके थे। हमने समूह में रहना सीख लिया था, हमने गांव बसाने सीख लिए थे, हमने प्रश्रय स्थल या घर बनाने सीख लिए थे, और इसके बाद हम मानव सभ्यता के विकास की अगली कहानी की ओर बढ़ने के लिए एकदम तैयार थे। यानी इस पृथ्वी के सभी निवासियों की आधुनिक पहचान, हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले होमोसेपियंस हैं। इसे सरल शब्दों में मानव कहा जा सकता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक प्रश्नों पर बातचीत के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।